हेलो बच्चों, स्वागत है आप लोगों का। आज आपका नया चैप्टर शुरू होता है स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स में स्लोप एंड डिफ्लेक्शन का। ठीक है, स्लोप एंड डिफ्लेक्शन का चैप्टर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते रहते हैं, उसमें स्लोप और डिफ्लेक्शन आपसे पूछा जाता है। ठीक है, तो चलिए स्लोप और डिफ्लेक्शन को समझाने के लिए मैं आप लोगों को थोड़ा बताना चाहूँगा। यहाँ पर मैं एक कैंटिलीवर बीम बना रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर ये कैंटिलीवर बीम है। ठीक है, और इसकी लंबाई एल है। ठीक है, अगर हम इसके एंड सिरे पर कोई भार लगाते हैं, जैसे कि यहाँ पर मैंने ये भार लगा दिया। ठीक है, अब ये जो भार है आप लोगों को पता है, इसके एंड सिरे पर जब भार लगेगा तो ये इस पॉइंट को यहाँ से नीचे को धकेलने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो ये जो हमारा बीम है कैंटिलीवर, ये भी थोड़ा नीचे को झुकने की कोशिश करेगा। तो इसका आकार कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, इसका आकार कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। ये यहाँ से झुकने की कोशिश करेगा तो इसका डिफ्लेक्शन हो जाएगा। ठीक है, इसका डिफ्लेक्शन यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी, इसे हम डिफ्लेक्शन बोलते हैं। ठीक है बच्चों, इतनी बात तो आप समझ गए होंगे। और इसे हम y से प्रदर्शित करते हैं, यानी कि डिफ्लेक्शन के लिए हम कह सकते हैं कि किसी भी बीम की प्रारंभिक स्थिति और भार लगने के बाद उसकी दूसरी स्थिति, यानी कि जब वो झुक जाएगा उसकी उस स्थिति पर जो ऊर्ध्वाधर दूरी का जो मान होगा उसे ही हम डिफ्लेक्शन बोलते हैं। ठीक है, अब मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि जो ये डिफ्लेक्शन होता है ये बहुत ही कम होता है। आपने देखा होगा कि जब कोई बीम होता है उस पर अगर हम कोई लोड रख दे तो उसका डिफ्लेक्शन बहुत ही कम होता है। हम यहाँ पर जो ये फिक्स सिरा है इस पे तो हम उसका डिफ्लेक्शन, यानी कि जो ये डिफ्लेक्शन हो रहा है उसका जो एंगल है उसे तो हम यहाँ पे बिल्कुल भी माप नहीं सकते हैं। ठीक है, यदि आपकी बीम बहुत ही ज़्यादा कमजोर है तो यहाँ से टूट जाएगी, वो इतना डिफ्लेक्शन सहन ही नहीं कर पाएगी। ठीक है, लेकिन फिर भी हम कह सकते हैं कि जो ये यहाँ पर कोण बनता है इसका, उसे हम कह सकते हैं कि ये बहुत ही कम होता है। तो जो ये हमारी ये रेखा है डिफ्लेक्शन की, ठीक है, इस पर हम एक स्पर्शी खींच लेते हैं। तो जो ये स्पर्शी इस प्रकार से यहाँ पर मिल जाती है और जो यहाँ कोण बनाती है उसे ही हम स्लोप बोलते हैं। ठीक है, तो स्लोप और डिफ्लेक्शन के बारे में आप लोगों को पता चल चुका है। ठीक है, इनके जो सूत्र है वो मैं आपको डेरिवेट नहीं करा पाऊंगा क्योंकि आपकी परीक्षा का समय नज़दीक है, तो इसलिए मैं इनके सीधे ही सूत्र लिख देता हूँ। ठीक है, तो स्लोप का जो फॉर्मूला होता है वो होता है A/EI। EI जो होता है इन दोनों, यानी कि E और I का जो गुणनफल होता है उसे हम नमन दृढ़ता यानी कि फ्लेक्सुरल रिजिडिटी बोलते हैं। ठीक है, और जो आपका डिफ्लेक्शन होता है उसका सूत्र होता है AX/EI। ठीक है, x बार जो है आपका वो जो बेंडिंग मोमेंट होगा। ठीक है, जैसे कि आपने बेंडिंग मोमेंट और शेयर फोर्स डायग्राम आपने पढ़े थे, तो जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है उसकी उसके गुरुत्व केंद्र की जो दूरी है उसके एंड सिरे से, जैसे कि ये मुक्त सिरा है, इसका अगर हम यहाँ पर बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाएं तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कुछ इस प्रकार से बनेगा इसका। ठीक है, तो इस प्रकार से बनेगा। तो इस एंड सिरे से इस त्रिभुजाकार बेंडिंग मोमेंट की जो गुरुत्व केंद्र की जो दूरी है उसे ही हम एक्स बोलते हैं। ठीक है, ये आपके एक्स बार होगी। ठीक है, तो इस प्रकार से हम स्लोप और डिफ्लेक्शन के बारे में आज यहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक है, इनके ऊपर ही हम क्वेश्चन करेंगे। तो ये जो कैंटिलीवर बीम है इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको 3 टर्म्स बता देता हूँ जो बेंडिंग मोमेंट है आपका उसके डायग्राम के बारे में। ठीक है, जब उनके बारे में आपको सही से पता होगा तो आने वाले क्वेश्चनों में आप उन्हें आसानी से कर पाओगे। ठीक है, तो चलिए लिखते हैं उन्हें सबसे पहले। तो चलिए बच्चों, जो ये 3 चित्र मैंने यहाँ पर बनाए हुए हैं, ये 3 चित्र ही आपके इस चैप्टर में स्लोप एंड डिफ्लेक्शन के चैप्टर में यूज होंगे। ठीक है, जो आपका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है वो इन्हीं के रूप में आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं त्रिभुजाकार जो सेक्शन है आपका, इसमें जब आपका बेंडिंग मोमेंट इस प्रकार का होगा, ठीक है, तो उसमें हम क्षेत्रफल निकालेंगे। जो क्षेत्रफल होता है वो होता है इसका 1/2 B/H। ठीक है, आपको पता है त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो हम इस सूत्र का
यूज करेंगे उसमें स्लोप एंड डिफ्लेक्शन निकालने के लिए, क्योंकि आपका जो स्लोप का फॉर्मूला है वो है A/EI। ठीक है, EI का मान ज़्यादातर दिया हुआ होता है और स्लोप का मान हमारे पास सॉरी क्षेत्रफल का मान हमें यहाँ से इस सूत्र से निकालना होगा। और दूसरी बात करते हैं, जब आपका अवतल परवलय वक्र होगा, अवतल परवलय वक्र कुछ इस प्रकार का होता है। ठीक है, इसका डायग्राम कुछ इस प्रकार का होता है। जब आपका बेंडिंग मोमेंट अवतल परवलय वक्र की तरह होगा तो आपका जो अवतल परवलय वक्र का जो क्षेत्रफल है वो होगा 1/3 B गुणा H। ठीक है, इतनी बात आपकी समझ में आ गई। अब यदि उत्तल परवलय वक्र का आपका बेंडिंग मोमेंट होगा तो उसका क्षेत्रफल होगा 2/3 B गुणा H। ठीक है, अब हम यहाँ पर क्षेत्रफल के बारे में हमने बात कर ली है। अब हम जो गुरुत्व केंद्र की दूरी है, इसके एंड सिरे से गुरुत्व केंद्र की दूरी है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। जब हम त्रिभुजाकार सेक्शन के बारे में बात करेंगे तो x बार का मान होगा 2/3 B, यानी कि इसकी जो ये चौड़ाई है उसका 2/3 भाग x बार होगा। ठीक है, और जो आपका अवतल परवलय वक्र होगा उसका मान होगा 3/4 B, यानी कि जो x बार है, यानी कि जो अवतल परवलय वक्र है उसके एंड सिरे से जो उसके गुरुत्व केंद्र की दूरी है x बार, उसका मान 3/4 B होता है। ठीक है, यह आप लोगों को याद रखना है कि क्षेत्रफल इनका क्या होता है और इनके x बार का मान क्या होता है। ठीक है, क्योंकि आपके जो क्वेश्चन आने वाले हैं उन सभी में ये सब सूत्र यूज होंगे। और जो आपका उत्तल परवलय वक्र होता है उसमें x बार का मान 5/8 B होता है। ठीक है, तो ये सभी पॉइंट आप लोगों को याद रखने हैं, तब जाकर आप इस प्रकार के क्वेश्चन कर पाओगे। ठीक है, आपसे डेरिवेशन भी पूछ लिया जाता है कैंटिलीवर का। जब कैंटिलीवर पर पॉइंट लोड हो तो उसका डेरिवेशन स्लोप एंड डिफ्लेक्शन आपसे पूछ लिया जाता है। और जब कैंटिलीवर पर यूडियल लोड लगा हुआ हो तब आपसे स्लोप एंड डिफ्लेक्शन पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो चलिए अब हम एक कैंटिलीवर के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए बच्चों देखते हैं कंसंट्रेटेड लोड एट फ्री एंड ऑफ कैंटिलीवर, यानी कि कैंटिलीवर पर संकेंद्रित भार की स्थिति में आपका स्लोप एंड डिफ्लेक्शन क्या होगा। ठीक है, तो ये आपकी एक कैंटिलीवर है। ठीक है, इसके एंड सिरे पर एक कंसंट्रेटेड लोड लगा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर ये लोड लगा हुआ है। तो आपने शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का जो चैप्टर था उसमें आपने पढ़ा होगा कि जब कंसंट्रेटेड लोड लगता है कैंटिलीवर बीम पर तो उसका जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है। ठीक है, यानी कि एक त्रिभुजाकार रूप में। ठीक है, अब ये जो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट होता है यहाँ पर, इसका मान होता है WL। आप दूसरी तरह से भी आप देख सकते हैं, क्योंकि बेंडिंग मोमेंट जो होता है वो क्या होता है, भार गुना दूरी। ठीक है, तो उसी से हम बेंडिंग मोमेंट निकालते हैं। अब यहाँ से देखिए आप, ये जो भार लगा हुआ है यहाँ से और यहाँ तक की दूरी कितनी हो जाएगी। ठीक है, इनका जो दोनों का गुणनफल हो जाएगा वो हो जाएगा आपका मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, यानी कि m का मान। ठीक है, WL। अब जो ये एंड सिरा है उससे हम इसके गुरुत्व केंद्र की दूरी भी निकाल लेते हैं। ये क्या होती है आपकी, मैंने आप लोगों को अभी बताया था, ये होती है 2/3 B, यानी कि B जो है इसकी चौड़ाई जो होती है वो इसकी B होती है, लेकिन यहाँ पर इसकी चौड़ाई क्या है, L है, तो ये हो जाएगी 2/3 L। ठीक है, इतनी बात आपकी समझ में आ गई। तो चलिए अब हम सबसे पहले लिखते हैं स्लोप क्या होता है। स्लोप होता है थीटा बराबर A/EI। ठीक है, तो यानी कि सबसे पहले हमें इस त्रिभुजाकार बेंडिंग मोमेंट का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना पड़ेगा। तो A का मान हो जाएगा हमारा, A बराबर हो जाएगा 1/2 B, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो क्या है, L है। ठीक है, और गुणा H, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी है WL, तो ये हो जाएगा WL²/2। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। तो यानी कि क्षेत्रफल का मान हमारा आ गया है WL²/2। अब हम ये क्षेत्रफल का मान इसमें रख देंगे तो स्लोप हो जाएगा हमारा WL²/2EI। ठीक है, तो जो कैंटिलीवर बीम है जिस पर कंसंट्रेटेड लोड लगा हुआ है उसके एंड सिरे पर उसका उसका स्लोप WL²/2
2EI होता है। ठीक है, तो ये आपका एक फॉर्मूला निकल कर आ गया है। आपके जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन होंगे उनमें आपको देखना होगा कि ये लोड हमें कितना दिया हुआ है, और जब आप स्लोप का मान ज्ञात करेंगे तो आप सीधा ही ये सूत्र वहां पर यूज करेंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं डिफ्लेक्शन की। ठीक है, अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो हम इसका एक डिफ्लेक्शन का डायग्राम भी हम यहाँ पर बना देते हैं हल्का सा। ठीक है, तो डिफ्लेक्शन कुछ इसका इस प्रकार से हो जाएगा, मैं यहीं पर दिखा देता हूँ। तो इसका डिफ्लेक्शन कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो दूरी होती है ये होती है आपका डिफ्लेक्शन। ठीक है, यानी कि भार लगाने के बाद वो कितना डिफ्लेक्ट हो चुका है उसकी ऊर्ध्वाधर दूरी जो होती है वही आपकी डिफ्लेक्शन होती है। तो डिफ्लेक्शन का फॉर्मूला होता है हमारा y बराबर ax बार अपॉन EI। ठीक है, a का मान तो हमने निकाल लिया है, ये आ गया यहाँ पर हमारा, लेकिन x बार हमने अभी नहीं निकाला है। x बार का मान हमारा कितना होगा 2/3L। ठीक है, तो ये 2/3L ये x बार का मान है हमारा, ये मान, और ये क्षेत्रफल का मान हम डिफ्लेक्शन के फॉर्मूले में रख देंगे। तो ये y का मान हो जाएगा WL²/2 गुणा x बार का मान है हमारा 2/3L अपॉन EI। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, WL3/3EI। ठीक है, यानी कि y का मान हमारे पास आ चुका है निकल कर WL3/3EI। ठीक है, तो जब आपसे डिफ्रैक्शन के बारे में आपसे पूछा जाएगा तो आपको ये सूत्र याद रखना है। ठीक है, कभी कभी आपके एग्जाम में 2 नंबर में भी आपसे पूछ लेते हैं कि एक कैंटिलीवर है, उस कैंटिलीवर पर एक कंसंट्रेटेड लोड लगाया गया है, उसका डिफ्लेक्शन और स्लोप बताइए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन सभी जो स्लोप एंड डिफ्लेक्शन के जो सभी क्वेश्चन है, जब कैंटिलीवर बीम पर यूडियल लोड लग रहा है तो उसके अंतर्गत क्या स्थिति है, तो ये जो भी सूत्र हैं ये सभी सूत्र आप लोगों को याद रखने हैं। एक सूत्र मैं और बता रहा हूँ, जब कैंटिलीवर पर यूडियल लोड लगा है, ठीक है, यानी कि इस प्रकार का लोड लगा हुआ है। ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, तो बच्चों अब हम देखते हैं कैंटिलीवर बीम लोडेड विद यूडीएल ओवर इट्स एंटायर लेंथ, यानी कि इसकी पूरी लेंथ पर, कैंटिलीवर की पूरी लेंथ पर जब यूडीएल लोड लगा हुआ होता है उस कंडीशन में स्लोप और डिफ्लेक्शन की स्थिति क्या होती है, तो वो हम ज्ञात करेंगे। तो बच्चों सबसे पहले हमें क्या ज्ञात करना है, हमें देखना है कि ये जो कैंटिलीवर बीम है इस पर यूडीएल लोड लगा है, इसके जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है उसकी पोजीशन क्या है, वो किस तरह का है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि ये एक यूडीएल लोड है, तो इसके कारण परवलय वक्र हमारा बेंडिंग मोमेंट में आएगा। तो बेंडिंग मोमेंट का मान हम निकाल लेते हैं, तो m का मान हो जाएगा, सबसे पहले ये दूरी कितनी होगी, ये इकाई लंबाई की है। ठीक है, तो इसका भार, टोटल भार हो जाएगा WL। ठीक है, और गुणा जो हमारा ये यूडीएल लोड होता है वो अपनी मध्य दूरी पर कार्य करता है। जो हमारा यूडीएल लोड होता है ये माना जाता है कि उसका जो पूरा लोड है वो अपनी मध्य दूरी पर कार्य करता है, मिड पॉइंट पर कार्य करता है। ठीक है, तो मध्य दूरी हो जाएगी L/2, तो ये हो जाएगा WL²/2, यानी कि हमारा जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम होगा वो कुछ इस प्रकार का होगा। ठीक है, जब भी यूडीएल की बात की जाएगी तो उसे हमें परवलय वक्र बनाना है। ठीक है, तो ये कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। ठीक है, ये यहाँ से मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट है, ये हो जाएगा WL²/2। ठीक है, अब हमें x बार ज्ञात करनी है। x बार यहाँ से यहाँ तक की दूरी होगी, जिसका गुरुत्व केंद्र है इसके एंड सिरे से इसके गुरुत्व केंद्र की दूरी होगी, ये होती है 3/4L। ठीक है, तो अब हम इसका क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। अब क्षेत्रफल क्या हो जाएगा इसका, एक बटा 3 B×H होता है। ठीक है, यानी कि इसकी जो ऊंचाई है और जो इसकी चौड़ाई है उनका गुणनफल और उसका 1/3 वो उसका क्षेत्रफल होता है। तो 1/3 B की जगह है हमारे पास L और ऊंचाई की जगह है हमारे पास
WL²/2। ठीक है, तो ये हो जाएगा WL3/6। जो हमारा क्षेत्रफल है वो हो जाएगा WL3/6। अब हम स्लोप निकालेंगे। स्लोप क्या हो जाएगा आपका, थीटा का मान होता है A/EI। ठीक है, यहाँ पर हम A का मान रख देंगे WL3/6EI। तो ये हो जाएगा आपका स्लोप। यदि आपको कैंटिलीवर बीम है, आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन कैंटिलीवर बीम का है, यहाँ पर कोई भार दिया हुआ है और आपको स्लोप निकालना है, तो आप इस सूत्र में भार का और यहाँ कैंटिलीवर की दूरी का मान रखेंगे। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं डिफ्लेक्शन की। डिफ्लेक्शन y हो जाएगा AX/EI। इसका मान हो जाएगा, A का मान हमने अभी निकाला था WL3/6EI और गुणा x बार का मान हो जाएगा 3/4L। ठीक है, 3 से 6 कैंसिल हो जाएगा 2 बार, तो ये हो जाएगा WL3 यहाँ पर है और 1 L यहाँ पर है। ये हो जाएगा WL4/4×8EI। ठीक है, तो यहाँ पर ये डिफ्लेक्शन का फॉर्मूला निकल कर आ गया है। ठीक है, यदि आपसे डिफ्लेक्शन पूछा गया है तो भार और लंबाई का मान, कैंटिलीवर की लंबाई का मान आप इस सूत्र में रखकर उसके डिफ्लेक्शन का मान निकाल सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये थे कैंटिलीवर बीम की 2 लोड की कंडीशन पर आपके डेरिवेशन। ठीक है, तो बच्चों आप लोगों को हमारा आज का वीडियो कैसा लगा? यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जय हिंद।